हेलो शिक्षक साथियों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब प्लेटफॉर्म में। आज ट्रांसफ़र का एसओपी जारी हो चुका है। एसओपी जारी होने के बाद काफ़ी शिक्षकों में काफ़ी कन्फ्यूज़न की उत्पन्न हो रही है। अगर आप इस वीडियो को देखेंगे तो एसओपी से संबंधित सभी प्रकार की कन्फ्यूज़न आपकी दूर हो जाएगी। सारे पॉइंट को आपने अगर अभी जो एसओपी जारी हुआ है उसका सारा पॉइंट पढ़ा है तो उस पॉइंट को हम पॉइंट वाइज आपको समझाने जा रहे हैं। इसमें आप देख सकते हैं कि टोटल 24 पॉइंट ऐसे हैं जिसको समझाना बहुत ही ज़रूरी है। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो को। चैनल में पहली बार अगर आप आए हैं तो आप लाइक और सब्सक्राइब करें। 5 वर्ष की न्यूनतम सेवा की शर्त केवल आवेदन करने के लिए इस चरण में शिथिल रिलैक्स रहेगी। यानी अगर आपने पिछले बार ट्रांसफ़र ले लिया है तो आपको इस बार ट्रांसफ़र दिया जाएगा। ये चीज़ शिथिल रखा गया है, यानी पिछली बार के ट्रांसफ़र को काउंटिंग नहीं किया जा रहा है। पहला आप सबका क्वेश्चन जो समाप्त हो गया है, यानी जो ट्रांसफ़र ले लिया है उनका भी ट्रांसफ़र होगा। दूसरा कि प्रोबेशन अवधि में रहने वाले शिक्षक, प्रधानाध्यापक स्थानांतरण के पात्र नहीं होंगे। यहाँ से एक बड़ा जो सवाल है निकल के ये आ रही है कि TRD 3 का अभी तक प्रोबेशन पीरियड समाप्त नहीं हुआ है, तो क्या ऐसे शिक्षकों का ट्रांसफ़र होगा? तो एकदम सीधी जवाब है इसका कि TRD 3 के शिक्षकों का ट्रांसफ़र नहीं होगा, क्योंकि प्रोबेशन पीरियड आपको कब तक समाप्त हो जानी चाहिए थी? 31 मार्च 2026। लेटरों की माने तो 1 साल का प्रोविज़न पीरियड कर दिया गया है। हालांकि HRMS में इसे अपडेट नहीं किया गया है, अभी भी वहाँ पे 2 साल का प्रोविज़न पीरियड है। तो मान के चलिए कि न्यूनतम आप 1 साल को भी मान के चलते हैं और 31 मार्च 2026 तक ना ही प्रधान शिक्षकों का यानी ST और HM का प्रोविज़न पीरियड ख़त्म होता है और ना ही TRD 3 का ही परिवीक्षा विधि जो है अवधि ख़त्म होता है। तो ऐसे में क्लियर हो रहा है कि TRD 3 और ST HM का ट्रांसफ़र नहीं होगा। 2 पॉइंट क्लियर हो गया। और आपकी परीक्षा विधि की जो तिथि है वो कट ऑफ 31 मार्च 2026 का रखा गया है। तीसरा है कि पिछले 2 वर्षों में स्थानांतरित म्यूचुअल ट्रांसफ़र सहित शिक्षक भी इस बार आवेदन कर सकेंगे, यानी जिन्होंने पहले म्यूचुअल ट्रांसफ़र ले लिया है वो भी इस बार आवेदन कर सकेंगे। 4 पॉइंट खत्म। 5वां पॉइंट है कि विद्यालय में शिक्षक आवश्यकता का निर्धारण सत्र 2025-26 के नामांकन के आधार पर होगा। यानी 25-26, अभी 26-27 चल रहा है, लेकिन आपके 25-26 में कितना नामांकन था उसके हिसाब से आपके स्कूल से सरप्लस होगी, यानी उसके हिसाब से आपको शिक्षक की ज़रूरत होगी। RTE के मानक के अनुसार शिक्षक आवश्यकता तय होगी यदि प्रत्येक विद्यालय में एक प्रधान शिक्षक को अतिरिक्त माना जाएगा। यानी अगर कहीं 60 स्टूडेंट है तो वहाँ पे 3 शिक्षक होगा, यानी 2 शिक्षक प्लस 1 HM, और कहीं 61 स्टूडेंट है तो वहाँ 3 शिक्षक प्लस 1 HT या HM जो भी है होगा। यानी ST को शिक्षक की श्रेणी में काउंटिंग में नहीं रखा जाएगा। प्रत्येक शिक्षक के लिए कम से कम 1 कक्षा उपलब्ध होनी चाहिए और जितने शिक्षक हैं वहाँ जो है वहाँ उतना मिनिमम क्लासरूम होना चाहिए। कक्षा 6 to 8 में आवश्यकता के अनुसार अधिकतम 12 शिक्षक का प्रावधान है। यानी किसी विद्यालय में अगर बहुत ज़्यादा स्टूडेंट है 6 to 8 में तो मैक्सिमम 12 शिक्षक होंगे। 7 नंबर का पॉइंट आप पढ़ेंगे, इसमें है कि सरप्लस एवं शिक्षक अभाव वाले विद्यालयों की सूची विभागीय पोर्टल एवं ई-शिक्षा कोष में प्रकाशित की जाएगी। किन स्कूलों में शिक्षक का जो है सरप्लस किया जाएगा और कहाँ शिक्षक की ज़रूरत है, यानी रिक्ति कहाँ है, ये ई-शिक्षा कोष में अपलोड कर दिया जाएगा। नंबर 8 में है कि अधिवेश शिक्षक की पहचान पारदर्शी एवं पोर्टल आधारित होगी। यानी किन का सरप्लस होगा ये बड़ी ही पारदर्शी तरीके से होगा। पहला पॉइंट है कि इसमें 5 वर्ष या अधिक से पदस्थापित शिक्षक पहले चिन्हित होंगे। यानी किसी स्कूल में अगर 5 वर्ष से अधिक या 5 वर्ष तक कोई शिक्षक पदस्थापित हैं और सरप्लस होना है तो उनका होगा। और उस स्कूल में अगर कोई भी शिक्षक 5 साल से पहले के नहीं है, सभी शिक्षक 5 साल के हैं, तो वहाँ जो सबसे कम समय के लिए हैं, मान लीजिए किसी का 4 साल हुआ है, किसी का 3.5 साल हुआ है, किसी का 3 साल, किसी का 2 साल, किसी का 1 साल, 5 साल यहाँ किसी का नहीं हो रहा है, तो जिनका 1 साल हुआ है उनको सरप्लस किया जाएगा वहाँ से। अब इसमें एक पॉइंट ये लिखना था जो लिखा नहीं है कि नियोजित टीचर बहुत सारे स्कूल में है जो बहुत पहले से हैं और उनके अलावा जो भी शिक्षक हैं 5 साल से कम हैं, तो क्या नियोजित शिक्षक को भी ट्रांसफ़र किया जाएगा? तो ट्रांसफ़र की नियमावली जो थी उसमें नियोजित शिक्षक को ट्रांसफ़र का प्रावधान नहीं था, लेकिन SOP में इसका जिक्र नहीं है। तो अब ये विभाग इस पर क्या निर्णय लेती है ये जब इस पर एक और लेटर आएगी तभी कह सकते हैं। लेकिन हाँ, ट्रांसफ़र के लिए कुछ बातें, और सिर्फ आपको 1 ईयर या सबसे जूनियर या सबसे सीनियर मायने नहीं रखेगा। देखा जाएगा कि आपके स्कूल में
विद्यालय की आवश्यकता, विषय, संवर्ग, आयु, योगदान की तिथि आदि को आधार बनाया जाएगा। अधिवय शिक्षक की सूची विभागीय पोर्टल पर प्रकाशित की जाएगी। 9 नंबर में है कि अधिवय यानी सरप्लस हुए शिक्षक 30 विद्यालय का विकल्प दे सकेंगे। अधिवय शिक्षक यदि अंतर जिला, अंतर प्रमंडल जाना चाहते हैं तो 5 जिला या प्रमंडल का विकल्प दे सकेंगे। एक बड़ा महत्वपूर्ण सवाल का जवाब यहाँ पे दिया गया है कि मान लीजिए आपके स्कूल से एक शिक्षक का सरप्लस हो रहा है और आपका ही हो रहा है और आप किशनगंज में पदस्थापित हैं और आप जाना चाह रहे हैं मान लीजिए पूर्णिया, तो क्या आप पूर्णिया समायोजन के तहत जा सकते हैं? तो बिल्कुल जा सकते हैं। वहाँ आपसे स्कूल का ऑप्शन ना लेकर 5 जिला का ऑप्शन आपसे लिया जाएगा। केवल एक विकल्प या अंतर जिला, प्रमंडल या उसी जिला के प्रमंडल के भीतर मान्य होगा। चलिए आगे है कि 31 मार्च 2026 तक 58 वर्ष या उससे अधिक आयु वाले शिक्षकों का समानीकरण हेतु चिन्हित नहीं किया जाएगा यदि वे स्वयं इच्छुक ना हो। यानी किसी शिक्षक का 58 साल हो गया है और वो ट्रांसफ़र नहीं लेना चाह रहे हैं और सरप्लस में उनका नाम आ रहा है तो भी उन्हें सरप्लस नहीं किया जाएगा। लेकिन अगर वो चाह रहे हैं कि वो सरप्लस में ट्रांसफ़र हो जाना चाह रहे हैं तो उनका फिर हो जाएगा, ज़बरदस्ती उन्हें नहीं किया जाएगा। 12 नंबर का पॉइंट है, सबसे पहले समायोजन समानीकरण किया जाएगा जिला संवर्ग का जिला के भीतर, प्रमंडलीय संवर्ग का प्रमंडल के भीतर और इसके बाद ही अन्य प्रक्रिया होगी। यानी जो जिला कोई किसी को मान लीजिए किशनगंज जिला में है और वो किशनगंज में ही रहना चाह रहे हैं तो पूरे किशनगंज में उसको कहीं भी सरप्लस किया जा सकता है। चलिए आगे है, आगे पॉइंट है कि समायोजन यानी समानीकरण के पश्चात पारस्परिक म्यूचुअल हस्तांतरण किया जाएगा। पहले एक बार समायोजन हो जाएगा फिर म्यूचुअल ट्रांसफ़र का जो है किया जाएगा। समायोजन एवं पारस्परिक हस्तांतरण के बाद संशोधित रिक्तियों का प्रकाशन किया जाएगा। इसके बाद सामान्य हस्तांतरण की प्रक्रिया प्रारंभ होगी। शिक्षक 30 विद्यालयों तक का विकल्प दे सकेंगे। अंतर जिला, अंतर प्रमंडल हेतु 5-5 विकल्प दिए जा सकेंगे। विद्यालय आवंटन संबंधित स्थापना समिति करेगी। आगे है 16 नंबर पॉइंट में, जिसने म्यूचुअल एवं जनरल ट्रांसफ़र दोनों के लिए आवेदन किया है और उसका म्यूचुअल ट्रांसफ़र हो गया, उसका जनरल ट्रांसफ़र पर आवेदन पर विचार नहीं होगा। यानी किसी ने म्यूचुअल ट्रांसफ़र के लिए अप्लाई कर दिया और फिर उन्होंने इसी बार जनरल ट्रांसफ़र के लिए भी आवेदन कर दिया और उनका अगर म्यूचुअल ट्रांसफ़र हो गया तो जनरल ट्रांसफ़र उनका और नहीं होगा, और अगर म्यूचुअल ट्रांसफ़र नहीं होगा तब उनकी जनरल ट्रांसफ़र पर विचार किया जाएगा। 17 नंबर पॉइंट में है, अंतर जिला अंतर प्रमंडल स्थानांतरण के बाद शिक्षक की वरिष्ठता नए जिला प्रमंडल में उसकी नियुक्ति वर्ष के अनुसार संबंधित संवर्ग में निर्धारित होगी। यानी वो जिस जिले में जाएंगे वहाँ अगर उसके संवर्ग का कोई शिक्षक है तो वो उसके बाद उनका वरिष्ठ जो है वरीयता होगा। 18 नंबर में कि समान अंक होने की स्थिति में महिला शिक्षकों को अपने गृह प्रखंड वाली को प्राथमिकता, पुरुष शिक्षकों में गृह जिला वाले को प्राथमिकता, अन्य मामलों में विभागीय वरीयता नियम लागू होगा। यानी एक ही सीट के लिए 2 महिलाएं अगर आवेदन करती है, एक अपने जिला में है एक अपने प्रखंड से आवेदन कर रही है और एक दूसरे प्रखंड से आवेदन कर रही है, तो जो अपने प्रखंड की है उसको प्राथमिकता मिलेगा। यही जो है नियम पुरुषों पर भी लागू होता है तो वहाँ जिला पर लागू होगा। एचआरए मकान किराया भत्ता के आधार पर विद्यालयों को 4 श्रेणियों में बांटकर अंक दिए जाएंगे। श्रेणी 1 उसमें 20% जहाँ एचआरए मिलता है, 10% वाले को 2 श्रेणी में, 7.5 को 3 और श्रेणी 4 यानी जहाँ 5% एचआरए मिलता है। गंभीर बीमारी, असाध्य रोग एवं दिव्यांगता के दावों को केवल सक्षम पदाधिकारी के द्वारा निर्गत वैध प्रमाण पत्र के आधार पर विचार होगा। विभाग आवश्यकता अनुसार सत्यापन करा सकता है। 21 नंबर पॉइंट है सर, इसको आपको मॉडल स्कूल के बारे में ये ज़्यादा चीज़ जानने की ज़रूरत है नहीं, लेकिन फिर भी इसमें लिखा है कि मॉडल स्कूल इस स्थानांतरण प्रक्रिया से अलग रहेंगे। यानी मॉडल स्कूल का इस स्थानांतरण प्रक्रिया में वो लोग शामिल नहीं होंगे। नई नियमावली लागू होने के बाद पूर्व की सभी स्थानांतरण गाइडलाइन समाप्त मानी जाएगी। पुराने ऑनलाइन ऑफलाइन आवेदन स्वतः निरस्त हो जाएंगे। केवल ई शिक्षा कोष पोर्टल से ही आवेदन मान्य होगा। यानी आपको आवेदन केवल और केवल ई शिक्षा कोष से ही करना है। माध्यम से आवेदन शिकायत सामान्यतः स्वीकार नहीं किए जाएंगे। अगर किसी का ट्रांसफ़र गलती से कोई दूसरे जगह में हो गया और वो शिकायत करेंगे तो उसका शिकायत स्वीकार नहीं किया जाएगा। किसी विशेष परिस्थिति में एसओपी में संशोधन या छूट देने का अधिकार शिक्षा विभाग के सचिव को होगा। यानी इस एसओपी में अगर किसी भी प्रकार का संशोधन करना है तो वो बिहार शिक्षा विभाग के सचिव के हाथ में है, अन्य किसी के भी हाथ में नहीं है। इस जो एसओपी से संबंधित अगर आपको और भी कुछ जानना हो तो आप हमें कमेंट करके बताएं। हम उम्मीद करेंगे कि आपकी समस्या आप यहाँ तक समाप्त हो चुका होगा, लेकिन फिर भी अगर कोई दिक्कत है तो आप हमें कमेंट करके पूछ सकते हैं। धन्यवाद।